हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MS पथेरिया पे। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, जो लास्ट लेक्चर किया था वो किया था हमने हेनरी लॉ से रिलेटेड। हेनरी लॉ को हमने पढ़ लिया था। उससे पहले हमने सोलुबिलिटी के बारे में देखा था, डिजोल्यूशन के बारे में देखा था, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखा था। ये सब हम कर चुके हैं। हेनरी लॉ के बारे में हमने काफ़ी बातें की थी, लेकिन हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स रह गए थे। तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स और उसकी एप्लीकेशन, जो हमारा पेंडिंग पोर्शन था वो, जिसके बाद हमारे हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूं, इस चैप्टर को आप 4 अलग अलग पार्ट में पढ़िए। एक पार्ट आप पढ़ चुके हो कंसंट्रेशन, जहां से क्वेश्चन जरूर से भी जरूर मिलेगा। अब ये दूसरा पार्ट चल रहा है जो सोलुबिलिटी है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। CBSE में, नीट में, जेई में जरूर से जरूर मिलता है। लगभग CBSE जो देता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिस्कशन रखता है। हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्या थोड़ा सा पेपर अगर टफ बनाना होता है तो उस टाइम पे जो CBSE है वो क्या करता है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी डाल देता है। न्यूमेरिकल भी काफी टाइम आया है, ये नहीं कह सकता ओनली थ्योरी। अगर 20 पेपर में आया है तो मैं ये कह सकता हूं 12 टाइम्स थ्योरेटिकल आया है, 8 टाइम्स आपका जो आया है वो न्यूमेरिकल आया है। तो आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल NCERT लाइन टू लाइन कवर अप चल रहा है। एक बार पूरी सीरीज को देखना, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीटली देखना। 3-4 दिन गैप हो गया था, लेक्चर नहीं आ पाया था तो कोई प्रॉब्लम थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेनरी लॉ का एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्या था रिवीजन में, हमने पढ़ा था हेनरी लॉ ने क्या कहा था, गैस को जब आप किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हो तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये हमने पढ़ा था। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, हमने ये भी कहा था। बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रेशर का मेजरली था। तो हेनरी जो लॉ आया था, हेनरी ने जो मेजरली बात की थी, हेनरी ने जो मेजरली बात की थी वो किसके ऊपर की थी, हेनरी लॉ ने बात की थी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। जब गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसका प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये हमने पढ़ा था। तो हम एक बार देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ द गैस या अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड, अमाउंट ऑफ गैस जिसको हमने m माना था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आपको याद हो तो मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने ये भी कहा था प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हमने एक कांस्टेंट लगाया था K मल्टीप्लाई में क्या P, ये था भी प्रेशर। आप मतलब क्या है, जिस भी गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हो तो उस लिक्विड के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस गैस का प्रेशर। तो उसे बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। हमने क्या कहा था, आपके पास कोई एक बीकर में लिक्विड है, ये लिक्विड मान लिया, यहां तक लिक्विड फिल है, तो यहां पे आपकी कोई ना कोई गैस होगी। उस गैस का जो प्रेशर होगा जो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगाया जाएगा ताकि वो गैस लिक्विड के अंदर एंटर कर जाए, यहां इस सरफेस के ऊपर जो आपका गैस है उस गैस के प्रेशर को हमने नाम दिया था पार्शियल प्रेशर। तो मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक तो फॉर्मूला ये था, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल मिलेंगे। हेनरी लॉ के ऊपर कोई फिक्स नहीं है भी, इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे, जैसा दिखे उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज होना होता है। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जो गैस डिजोल्व होती है उसको किसके टर्म में ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में। तब हमने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन तो तब बनेंगे जब वो गैस लिक्विड में डिजोल्व हो चुकी होगी। जब वो गैस लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है तो वो बन जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि हमने कहा था दो नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंसेस को मिलाओगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। वहां पे उसके कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन होंगे। तो पीछे चैप्टर में ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहां पे भी हमने एक कांस्टेंट लगा था, लेकिन यहां वाले कांस्टेंट को हमने एक स्पेसिफाइड नाम दिया था KH, जिसको हमने क्या नाम दिया था, हेनरी कांस्टेंट नाम दिया था। ये हमारे पास मेजरली 2 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कोई और फॉर्मूला आएगा तो उससे रिलेटेड भी देख लेंगे। अब जल्दी से हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है, आपको जहां पे भी दिखे लीजिए भाई, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये लीजिए। तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल हमारा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या कहता है उसके ऊपर देखते हैं। ये कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इनटू द वाटर। क्या कह रहा है, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है,
उस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है अभी, उस बीकर के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है भाई, उस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, और उसके अंदर किसको डिजोल्व कर रहे हैं हम, O2 को डिजोल्व कर रहे हैं, उसके अंदर हम O2 को डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई, O2 को डिजोल्व कर रहे हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट की मैंने आपको यूनिट भी बता दी थी, हमेशा प्रेशर की टर्म में उसकी यूनिट रहती है नॉर्मली, अगर और कोई टर्म में आती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो भी देखेंगे उस टाइप के न्यूमेरिकल भी, नॉर्मली आपको यही मिलेगी। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, इन्होंने दी हुई है 43,400 एटमॉस्फेरिक। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूं 4.34 मल्टीप्लाई 10⁴ एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ये लीजिए, इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, 4.34 मल्टीप्लाई 10⁴ एटमॉस्फेरिक एट 298 केल्विन, ठीक है भाई। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कौन सा होता है, अभी अभी तो बताया था, ये लिक्विड है, यहां पे इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो ऑक्सीजन गैस आप इसमें डिजोल्व करना चाहते हो, उसका जो प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको मैं लिख सकता हूं PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा अभी, इट विल बी इक्वल टू दिया हुआ 0.2 एटमॉस्फेरिक, ठीक है भाई। एक बात याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो KH के पीछे एटमॉस्फेरिक टर्म में आपकी यूनिट लगी हुई है, तो नॉर्मल फॉर्मूला काम करेगा। दूसरी बात, यहां एटमॉस्फेरिक है तो यहां पे भी जो पार्शियल प्रेशर है वो भी उसी यूनिट में होना चाहिए, ये बार में होता तो ये भी बार में लेना पड़ता, ये mm में होता तो ये भी mm में आपको लेना पड़ता, ये एटमॉस्फेरिक में है, ये भी एटमॉस्फेरिक में है, ठीक है भाई। लेकिन जब भी KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट की तरह दी हुई हो, जो प्रेशर की यूनिट है वही KH की यूनिट दी हुई है, तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला काम करेगा। कौन सा काम करेगा वो भी देखेंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, इन है भैया, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या मोल पर लीटर में ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इनटू द वाटर एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद देखेंगे भी, क्योंकि हर चीज ये कह रहा आपके पास ये क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, ये कह रहा आपके पास वाटर प्रेजेंट है, ठीक है भाई, प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ, यहां से हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं भी, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, यहां से हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व करना चाह रहे हैं, यहां से हम इसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व करना चाह रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर है जो हमने यहाँ पे लगा, इस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर, जो हमने नाम दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब PO2, यही है। अब हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे जैसे ये ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा, फिर मैंने कहा था एक समय ऐसा आएगा जब यहां पे ये डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, डिजोल्व अब भी हो रहा है, लेकिन जितना डिजोल्व होगा उतना ही इसमें से अनडिजोल्व्ड फॉर्म में आ जाएगा, बताया था। मतलब यहां जो प्रेशर है और यहां जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो लगभग नियरली बराबर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उसके बाद यहां पे दोनों साइड क्या हो जाएगा, मतलब वही बात है, एक आपके पास यहां पे एक बॉक्स है, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, इधर से तुम फोर्स लगा रहे हो, मान लेते हैं मेरा फोर्स ज्यादा है तो ये उधर की तरफ खिसकेगा, लेकिन आपने क्या किया, पूरा फोर्स लगा के दोनों साइड का फोर्स बैलेंस कर दिया, तो उसके बाद ये ना ही तो इधर खिसकेगा ना ही इधर। वही सेम इसमें है, यहां का प्रेशर जो यहां ऑक्सीजन है वो और यहां पे जो ऑक्सीजन है, इन दोनों का प्रेशर अगर बराबर हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब और ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व्ड नहीं होगी। उस टाइम पे होता है कि उस टाइम को माना जाता है कि मैक्सिमम इसमें अमाउंट डिजोल्व हो चुकी है, उससे ज्यादा और अमाउंट डिजोल्व नहीं होगी, इसलिए इक्विलिब्रियम वर्ड लगा है इन्होंने। इसलिए कौन सा वर्ड लगा है इन्होंने, इक्विलिब्रियम वर्ड लगाया, ठीक है। अब देखते हैं भी, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी दिया हुआ, ये कह रहा है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर निकालने हैं, लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, चलो भाई वो भी देख लेंगे, मोल पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसका मतलब एक बात फिक्स हो गई है। क्या फिक्स हो गई है कि हम जो सॉल्यूशन है उसको 1 लीटर ले लेते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको कितना ले लेते हैं, 1 लीटर। लेट जो सॉल्यूशन है वो हमारा कितना ले लिया अभी, लेट जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर हमने ले लिया, लेट जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर हम ले लेते हैं, लेट जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर ले लेते हैं, या फिर आप क्या करो, लेट जो वाटर है वो 1 लीटर ले लेते हैं, लेट जो वाटर है वो कितना ले लेते हैं अभी, 1 लीटर ले लेते हैं। अब एक बात बताना, अगर हमने वाटर 1 लीटर ले लिया, कितना ले लिया अभी, वाटर को 1 लीटर लिया है, वाटर को कितना ले लिया
1 लीटर। अगर आप वाटर को 1 लीटर लेते हो तो आपने ये एक बीकर लिया था जिसके अंदर आपने ये वाटर 1 लीटर लिया था, ठीक है भाई, 1 लीटर ले लिया। अब इसमें आप ऑक्सीजन डिजोल्व कर रहे हो। जैसे ही ऑक्सीजन डिजोल्व करोगे तो इस 1 लीटर वाटर के अमाउंट में कोई खास फर्क नहीं आएगा, ये इतना ही रहेगा ऑक्सीजन डिजोल्व होने के बाद। नेग्लेजिबल फर्क आता है, ना के बराबर डिफरेंस आता है। इसलिए हम क्या मानते हैं, अब ऑक्सीजन डिजोल्व होने के बाद इस वाटर के अंदर तो ये क्या बन चुका है, जब ऑक्सीजन और वाटर डिजोल्व हो चुके होंगे तो ये क्या बन चुका होगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना माना जाएगा, जो आपने वाटर का माना था। क्यों? क्योंकि जब आप ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो ऑक्सीजन और वाटर मिलने के बाद भी वाटर की अमाउंट में कोई खास डिफरेंस नहीं नजर आएगा आपको। 1 लीटर था 1 लीटर ही। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे ट्रैप होगी जो एम्प्टी स्पेस है। किसका एम्प्टी स्पेस है? जो इस वाटर का एम्प्टी स्पेस है, उसमें जाकर ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगा। इसलिए इसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसलिए हम क्या मानते हैं, वाटर का अगर वॉल्यूम 1 लीटर आपने माना है तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी कितना हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 लीटर। अगर आपने वाटर को 1 लीटर माना तो वाटर का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाटर का जो मास होता है और जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा, तो मास भी कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा, बराबर होता है। इसलिए कहता हूं ये कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मोल पर लीटर में निकालना था तो हमने मान लिया लेट वाटर की अमाउंट 1 लीटर। अगर वाटर की अमाउंट 1 लीटर हो गई तो सॉल्यूशन भी कितना हो गया आपका, 1 लीटर हो जाएगा इतना। अब हम क्या करते हैं अभी, अब हम कर लेते हैं, ये हमारे पास था कंसिडरेशन किया, ठीक है भाई, इतना हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे, 2 पढ़े थे, एक तो मास का पढ़ा था, एक मोल फ्रैक्शन का। मास का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में पूछी है। तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन की टर्म लो। कंसंट्रेशन की टर्म मोल फ्रैक्शन थी या नहीं थी? आप कहोगे सर बिल्कुल थी। तो मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो। मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था मोल फ्रैक्शन। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लोगे तो मोल फ्रैक्शन भी किसका लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, रख देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया हुआ, 0.2 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, इक्वल टू आपके पास हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 4.34, मल्टीप्लाई में क्या है, 10⁴, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लाई में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपको निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपको निकालना है, ठीक है, अभी निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 भी, ये आपके पास था। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल लेते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू, इन सब को इधर ले आइए, तो 0.2 डिवाइड में क्या आ जाएगा अभी, 4.34, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 10⁴। अब इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करके देख लेते हैं, एक बार सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ सोल्व कर लेते हैं भाई। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/434, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻⁻⁴। सोल्व करके आप देख सकते हो खुद, 10⁻⁻⁴, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। आप खुद सोल्व करके देख लेना भी आपको क्या मिलता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, ये है। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल लेते हैं, सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। इसको या फिर नियर अबाउट सोल्व कर लीजिए, मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ अपॉन में लिख देता हूँ मैं तो 434। ये लीजिए अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ गया। आप कहोगे सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी निकालना था, तो फिर क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको निकालना था तो उसके बाद तो हमें क्या निकालना, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में ऑक्सीजन के कितने मोल है। ये तो मोल फ्रैक्शन आ गए। अरे मोल फ्रैक्शन आ गए तो मोल बनाना भी इजी है, कैसे बनाओगे वो भी देख लेते हैं। पहले इतना बताइए हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अब आप देखते हैं आगे क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास जो आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो चुका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻³ अपॉन में 434, ये हमारे पास आया था, ठीक है। अब हम क्या बना लेते हैं, मोल्स बना लेते हैं इनके। मोल फ्रैक्शन से क्या बना लेते हैं, मोल्स बना लेते हैं।
मोल्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे बनाओगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके लेने पड़ेंगे भी, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर डिजोल्व किए गए हैं, ऑक्सीजन और वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, तो यहां पे किसके मोल्स लेने पड़ेंगे, H2O के मोल्स लेने पड़ेंगे आपको। किसके मोल्स लेने पड़ेंगे, H2O के। अब देखिए अगर मैं यहां पे H2O के मोल्स रख दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपके पास है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ H2O बनाना बता देता हूं, कहां से बनाओगे, अरे बिल्कुल आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। कैसे बनाओगे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, बिल्कुल आसान है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बनाना। क्या करोगे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बनाने के लिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वाटर की अमाउंट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ H2O। कितना लिया था, 1 किलोग्राम लिया था या नहीं लिया था, याद कीजिए 1000 ग्राम हो गया। पीछे वाली स्लाइड पे देख लीजिए आपने, ये देखिए वाटर की अमाउंट 1 लीटर या 1 किलोग्राम ली थी या नहीं ली थी, आप कहोगे सर बिल्कुल ली थी। तो आपने क्या किया भी, यहां पे हमारे पास 1000 ग्राम हो गया वाटर, डिवाइड में क्या करें, इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, कितने मोल्स बन गए भी, जो मोल्स है वो बन चुके हैं 55.5। देखिए वाटर के मोल्स आपके पास आ चुके हैं, किसके मोल्स आ चुके हैं, वाटर के मोल्स आ चुके हैं। वाटर के मोल रख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 रख दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए पहले मोल फ्रैक्शन कितना था, 2 मल्टीप्लाई में 10⁻³ अपॉन में 434 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको निकालनी है, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है, प्लस में क्या था भाई, यहाँ पे जो प्लस था वो क्या था, यहाँ पे प्लस में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो कि हमारे कितने आए हैं 55.5। यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लेना भाई, यहां से आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब मुझे ये बताइए, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आए हैं ये कितने लीटर सॉल्यूशन में आए हैं, कितने लीटर सॉल्यूशन में आए हैं, अभी स्टार्टिंग में ही तो माना था, कितना लीटर सॉल्यूशन माना था, 1 लीटर सॉल्यूशन हमने कंसीडर किया था। जब सॉल्यूशन 1 लीटर कंसीडर किया था तो वाटर भी कितना माना था, 1 किलोग्राम, क्योंकि जब वाटर 1 लीटर था तो सॉल्यूशन 1 लीटर था। तो यानी कि आपने जो ये सब कुछ किया है ये 1 लीटर के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि 1 लीटर वाटर मानोगे तभी सॉल्यूशन 1 लीटर होगा, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में ये ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं। तो यही जो मोल्स होंगे, दीज मोल्स आर प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दीज मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और यही आपको निकालना, क्या निकालना है, इन मोल पर लीटर। क्या निकालना है, इन मोल पर लीटर आपको क्या निकालने थे, ऑक्सीजन के अमाउंट निकालनी थी, कंसंट्रेशन निकालनी थी। आ तो गया। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाल दिए इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दिस इज द, यहां पे जो ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दीज आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये था भाई आपका हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स। एक बार आप इसको ध्यान से देख के तब आप आइडिया लगाना, क्योंकि क्वेश्चन सारे एक लेवल के नहीं आएंगे, आपको धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक बार। ये लीजिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हमारे पास है। पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो ध्यान से, उसके बाद देखा करो। ये कह रहा है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ वाटर। वाटर का एक ग्लास है, पता नहीं है कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है एक वाटर के ग्लास में, मतलब एक ग्लास आपके पास वाटर है, ये लीजिए, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसके अंदर किसको डिजोल्व कर रखा है, इस बार नाइट्रोजन को डिजोल्व कर रखा है। तो इस वाटर में जो नाइट्रोजन डिजोल्व हो रखी है उसकी अमाउंट बतानी है, बस ये कह रहा, और कुछ नहीं बताना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व्ड इनटू द वाटर एट 298 केल्विन, प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया हुआ 298 केल्विन, ए टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक। बड़े ध्यान से देखना भी, क्योंकि क्वेश्चन +1 क्लास से रिलेट होके आएगा, जो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है वैसे तो, लेकिन आएगा जरूर भी। क्यों +1 से इसीलिए डिलीट किया है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन +2 में है, तो आपको दोनों जगह ना पढ़ना पड़े, इसलिए एक जगह ही पढ़ लो। तो ऐसा कहीं पे भी डिलीट, जो डिलीटेड सिलेबस है ना वो ध्यान से देखना, दोनों जगह डिलीटेड नहीं है, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो एक जगह से काट दिए, लेकिन दूसरे चैप्टर में आपको वो पढ़ने हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना सिलेबस कम नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हो। तो ये कह रहा है
व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको पता 298 केल्विन। टोटल प्रेशर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ, टोटल प्रेशर दिया हुआ, पी टोटल कितना दिया हुआ? पी टोटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक। पी टोटल जो दिया हुआ वो दिया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है भाई, 1 एटमॉस्फेरिक दिया हुआ। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ध्यान से पढ़ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। इन एयर मतलब हम मोल फ्रैक्शन जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने क्या किया था, यहां वाटर प्रेजेंट था, उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व था, इसे बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वहां यहां पे क्या करा है, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर निकालने थे, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में किसके मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं? क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के एयर के अंदर दिए हुए हैं। अगर वाटर के अंदर दे देता तो आपकी कंसंट्रेशन, आपका न्यूमेरिकल और आसान हो जाता। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, उसको लिखते हैं भाई वाई से। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं भाई? 0.7 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 0.7 दिए हुए हैं। ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर दे देता ना तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, फिर तो आगे कुछ था ही नहीं, सीधा ही आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन से आपको क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, वही तो कंसंट्रेशन है। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर दिए हुए हैं, उसके बाद क्या कर रहा है, और जो टोटल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर दिए हुए और KH दिया हुआ, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ। हेनरी कांस्टेंट लिख लेते हैं अभी, यहां पे लिख लेते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट कितना दिया हुआ अभी? हेनरी जो कांस्टेंट दिया हुआ वो दिया हुआ 8.42 मल्टीप्लाई है भैया 10⁻⁻7 -7 मोलरिटी पर mm। ध्यान से देखना भाई, मोलरिटी पर mm। ये देखिए भाई, ये था क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग। इस बार हेनरी कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर की यूनिट की तरह नहीं दी हुई है, जो प्रेशर की यूनिट होती है वही नहीं दी हुई है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो KH की जो यूनिट दी हुई है वो क्या दी हुई है? मोलरिटी पर mm। मोलरिटी पर mm, यहां पे mm तो है ही है, तो इसका मतलब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी आपको mm में चेंज करना पड़ेगा। और 1 एटमॉस्फेरिक mm में कितने के बराबर होता है? आप कहोगे सर 760 mm होता है। 1 एटमॉस्फेरिक इन mm इज इक्वल टू 760। तो इस 1 एटमॉस्फेरिक ना लिख के इसको 760 लिख लूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख लीजिए, आप इसको 760 ये लीजिए, अभी मैं यहाँ पे इसको 760 लिख लेता हूँ। कितना लिख लेते हैं? 760 mm। ये लीजिए, हेनरी कांस्टेंट भी आ गया। अब क्या करोगे भैया आप? अब आप इन दोनों का एक रिलेशन सुनिए पहले, +1 क्लास का। ये क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं जब भी आपको क्या है, टोटल प्रेशर दिया हुआ हो और मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैस, क्योंकि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैस है, उसमें नाइट्रोजन का केवल मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होता है, उसका पार्शियल प्रेशर अगर आपको निकालना है केवल नाइट्रोजन का, यहां पे किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ये तो टोटल प्रेशर दिया हुआ था, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में होता है, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में होता है, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में होता उसका मोल फ्रैक्शन इन एयर, उसका मोल फ्रैक्शन इन एयर। ये था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, +1 क्लास का फॉर्मूला है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में होता है। इस चैप्टर में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा तो आ गया, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे उसी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन एयर। तो आपके पास है, हमें तो क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना है? 760। मल्टीप्लाई में क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.78। ये लीजिए भी, आपके पास ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। किस में आएगा भी? ये mm में। कैसे आया देखिए, क्योंकि यहां पे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो प्रेशर की यूनिट mm है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, प्रेशर की यूनिट mm है, तो ये पार्शियल प्रेशर भी किस में आ गया? mm में आ गया। इतना बताइए भी हो गया नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल हो चुका है। ये था पार्शियल प्रेशर। तो +1 क्लास का थोड़ा सा यूज जरूर करना भाई, क्या करना है यूज वो मैंने आपको बता दिया। तो पार्शियल प्रेशर हमें नाइट्रोजन का चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन डिजोल्व्ड इनटू द वाटर निकालना है। तो यहां पे तो टोटल प्रेशर दिया हुआ था, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, बहुत सारे बच्चे इसी को मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं। ये मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का वाटर के अंदर वाला नहीं है, ये वो तो हमें कैलकुलेट करना है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर वाला है। तो एयर वाले मोल फ्रैक्शन का यूज करके और टोटल प्रेशर का यूज करके पहले आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है।
निकल गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जब आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है अभी, अब आपको क्या करना है, अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर वाला निकालना है, जिसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं P इक्वल टू के एच एक्स। हेनरी ला का फॉर्मूला यही था। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लोगे तो यहां पे भी मोल फ्रैक्शन कौन सा लेना पड़ेगा आपको, नाइट्रोजन वाला ही लेना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ही तो निकालने हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इसने कोई फिक्स नहीं किया। पिछले न्यूमेरिकल में तो इसने फिक्स कर दिया था, आपको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में निकालनी है। यहां पे कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं पूछ रहा है, तो आप हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आप कहोगे सर ये रहा, मिल गया, रख देते हैं। फिर कितना है, 760 मल्टीप्लाई में 0.78, ठीक है, इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 8.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाई में क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई में क्या है, मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट कर लो भाई, यहां से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो यहां। लेकिन ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन आएगा या क्या आएगा वो भी देखते हैं। ये जो कंसंट्रेशन हमने ये तो फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि मोल फ्रैक्शन ही रखना है। यहां पे आप कंसंट्रेशन की मोलरिटी टर्म भी रख सकते हो, यहां पे आप कंसंट्रेशन की मोलरिटी टर्म भी रख सकते हो। यहां पे किस टर्म में आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे पजल भी हो गया। आपने तो फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन वाला पढ़ा, यहां पे मोल फ्रैक्शन ही आया है या मोलरिटी आई है या किस टर्म में आई है कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज में आई है, वॉल्यूम परसेंटेज में आई है, पीपीएम में आई है, मोलरिटी में आई है, नॉर्मेलिटी में आई है, किस में आई है वो मैं बताता हूं। कैसे पता चलेगा, पहले तो मुझे ये बताइए इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट क्या थी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की, इसकी यूनिट हमने अभी अभी निकाली थी, क्या थी, एमएम थी। क्या थी भाई, एमएम। आप कहोगे ठीक है इसकी यूनिट थी एमएम, पहले सॉल्यूशन तो आप कर लोगे, अब इसको इसके नीचे लेके, लेकिन अब यूनिट बनाते हैं। ये जो कंसंट्रेशन आई है इसकी यूनिट क्या बचती है यहां से वो देखते हैं, देख लेते हैं। इसकी यूनिट है एमएम, ठीक है भाई, एमएम इज इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या थी भाई, इसकी केएच की यूनिट क्या दे रखी इन्होंने, मोलरिटी पर एमएम, मोलरिटी पर एमएम यही दी हुई है। क्या दी हुई है, मोलरिटी पर एमएम दी हुई है, ये लीजिए भाई, मोलरिटी पर एमएम ये दी हुई है। मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ भाई, मल्टीप्लाई में जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ही है या और कुछ है वो भी देखेंगे। मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी, एमएम, इधर भी क्या है, मोलरिटी पर एमएम, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई में क्या आया, मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ चुका है। अब यहां से ध्यान से निकालें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, इन सबको इधर ले आइए, क्या आ जाएगा, एमएम था ही, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी एमएम का हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ गई, मोलरिटी, मल्टीप्लाई में क्या आ गई, मोलरिटी, इक्वल टू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन, इक्वल टू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे तो कंसंट्रेशन की कुछ और ही टर्म बन चुकी है। क्या बन चुकी है वो ध्यान से देखिए एक बार। तो यहां से देखिए अब आप क्या करोगे, ये तो कोई भी टर्म नहीं बनी, ऊपर 2 बार एमएम हो गया, नीचे मोलरिटी हो गई, यहां तो कोई टर्म नहीं बनी। इसका मतलब हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है ना, ये जो फॉर्मूला लगाया है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ में है, ये फॉर्मूला क्या है, गलत है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम बड़ा ध्यान रखना है। तो फिर क्या लगेगा आप बताइए सर, पहले पार्शियल प्रेशर तक तो ठीक है, पार्शियल प्रेशर तक तो निकल गया, लेकिन उसके बाद का क्या है, पार्शियल प्रेशर आपको याद है 760 मल्टीप्लाई 0.78 mm। लेकिन तो फिर फॉर्मूला क्या लगाएं वो इधर देख लेते हैं एक बार, इसको मैं हटा देता हूं, इधर देख लेते हैं, फिर देखना क्या फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला एग्जैक्ट देखिए क्या लगेगा, यहां बता देता हूं मैं आपको फॉर्मूला क्या लगना है, ठीक है। यहां देख लीजिए एक बार फॉर्मूला क्या लगना है। तो आप क्या कीजिए, पहले आप क्या करो, यहां पे KH की यूनिट देखिए, KH की यूनिट क्या दी हुई है, KH की यूनिट दी हुई है मोलरिटी पर एमएम, मतलब एमएम का इनवर्स, ठीक है। और कंसंट्रेशन या तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में आएगी या मोलरिटी की टर्म में आएगी। तो आप क्या करो, इस KH को क्या करो, इसकी एमएम से ही मल्टीप्लाई करो, किससे करो, एमएम से ही मल्टीप्लाई। एमएम से एमएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यों, ये इनवर्स है और ये प्लस है, तो आपके पास क्या कंसंट्रेशन बचेगी, मोलरिटी, क्या बच जाएगी भी, मोलरिटी। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो फिर कौन सा लगेगा, तब फॉर्मूला लगता है कंसंट्रेशन ऑफ एनी गैस इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ये फॉर्मूला भी होता है हेनरी लॉ का, एक नया फॉर्मूला हो रहा है, इसलिए ये गलत है। तो क्या लगेगा, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो इज इक्वल टू, यहां पे हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्या आएगा, प्रेशर।
मल्टीप्लाई में। ये क्यों आया फॉर्मूला, इससे भी देख लेते हैं ये सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे, देखिए कंसंट्रेशन आपको निकालने, इक्वल टू KH की यूनिट क्या दी हुई है, मोलर टी मल्टीप्लाई में mm का इनवर्स मल्टीप्लाई में प्रेशर, पार्शियल प्रेशर किसका लोगे, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर आया था वो कितना आया था, 760 मल्टीप्लाई में 0.78 mm। तो इसकी यूनिट भी क्या थी, mm। मतलब mm से mm कैंसिल, तो लास्ट में जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी में बच गई या नहीं बच गई। इसलिए यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहां पे हेनरी कांस्टेंट, ये भी एक फॉर्मूला है। तो जब भी आप कोई हेनरी लॉ के ऊपर देखो तो सबसे पहले KH की यूनिट देखिए। अगर एटमॉस्फेरिक में उसका यूनिट दिया हुआ तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा कौन सा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो हेनरी कांस्टेंट। लेकिन अगर यहां पे KH की यूनिट कैसे दी हुई है वो देखिए। अब मोलरिटी पर mm दिया हुआ था तो आपको क्या करना है, यहां पे कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म में रखनी है। तो मतलब mm को कैंसिल करना है। mm किससे कैंसिल होगा, प्रेशर के से कैंसिल होगा। मतलब ये नीचे mm है, पर mm है, तो इसको प्रेशर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर भी किस में लेना पड़ेगा आपको, mm में। mm से mm कैंसिल, तो किस में बच जाएगी, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है मल्टीप्लाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये आया था, रख देना, आपकी जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो मोलरिटी में आ जाएगी। इस क्वेश्चन का रियल आंसर ये आएगा, ये नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, इनको देखिए। एक बार फिर से समझाता हूं, दोबारा से देख लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करा है, दोबारा से रिपीट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर एट 298 केल्विन। पी टोटल दिया हुआ है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है भाई, टोटल प्रेशर जो दिया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक, और 1 एटमॉस्फेरिक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 760 mm, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, जिसको हम लिखते हैं Y से, इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0.78। हमें कौन से मोल फ्रैक्शन चाहिए, या तो हमें वो मोल फ्रैक्शन चाहिए जब नाइट्रोजन को किस में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं और हेनरी लॉ गैस को वाटर में या किसी लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए। यहां तो हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन एयर। निकाल लो, 760 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 0.78। अब इसकी जो कोई यूनिट नहीं है मोल फ्रैक्शन की, इसकी यूनिट है एटमॉस्फेरिक वाले की, हमने क्या बना दी, mm। तो यहां पार्शियल प्रेशर की भी क्या यूनिट आ गई, mm। अब देखिए हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट क्या दिया हुआ था, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ था इन्होंने 8.42 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻7 मोलर टी पर mm, ठीक है, ये दिया हुआ था। अब आपको ये पूछ रहा कंसंट्रेशन निकालिए। अब कौन सी कंसंट्रेशन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन वाली अगर मैं निकालता तो मोल फ्रैक्शन का तो क्या फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जिस भी गैस का निकाल रहे हो वही इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यही है। अब आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो है हमारे पास, लेकिन उसकी यूनिट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की यूनिट mm है, इज इक्वल टू KH की यूनिट क्या है, मोलर टी पर mm है। और हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो यूनिट आ रही है, क्या आ रही है, mm को इधर लेके आओगे तो मोलर टी नीचे, तो क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर अपॉन में मोलर टी डिवाइड में आ जाएगी। ये मोल फ्रैक्शन की यूनिट आ रही है, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। ये फॉर्मूला तो कामयाबी नहीं है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ऐसा फॉर्मूला लीजिए कि कंसंट्रेशन की कोई यूनिट, अच्छी यूनिट बचे जो रियल में एप्लीकेबल है। तो कंसंट्रेशन की तो रियल में जो एप्लीकेबल है वो मोलरिटी है। तो मोलरिटी तो तब बचेगी जब आप mm को कैंसिल करोगे। mm कैंसिल कैसे हो सकता है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, प्रेशर की टर्म से, और प्रेशर की यूनिट क्या ले लो, mm से mm कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो आप क्या करते हैं, इसलिए यहां पे तो हमारा mm था, यहां पे मोलरिटी डिवाइड में mm, इसलिए कंसंट्रेशन का एक नया फॉर्मूला क्या बनता है, किस केस में, हेनरी के केस में। तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या लगा सकते हो, यहां पे हेनरी कांस्टेंट KH मल्टीप्लाई में प्रेशर। अब यहां पे क्या कर दोगे, कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, KH की यूनिट दे रखी है, प्रेशर दे रखा, कैंसिल करके देखना, यूनिट भी लास्ट में मोलरिटी बचेगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा भाई इसके ऊपर। इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख के पढ़ा करो भाई, जब भी आपको क्या पढ़ना हो, हेनरी लॉ के ऊपर। चलें फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए अभी, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए, हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन यहां पे कवर करने को मिलेगा आपको हेनरी लॉ के ऊपर।
एयर कंटेन्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन रेशो ऑफ 1:4, नियर अबाउट एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है और 1:4 की रेशो में, मतलब ऑक्सीजन के अगर 4 पार्टिकल है, ऑक्सीजन अगर 4 टाइम्स, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से 4 टाइम्स है, सीधी सी बात कहने की है। कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर सोलुबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए इसने कह दिया इनकी रेशो निकालनी है किसकी, सोलुबिलिटी की, लेकिन सोलुबिलिटी मतलब जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को वाटर में सोलुबल करोगे, डिजोल्व करोगे, तो उसकी आपको कंसंट्रेशन निकालनी, मोल फ्रैक्शन, और फिर उसकी क्या निकालनी है आपको, इन दोनों की रेशो निकालनी है। सबसे पहले एयर के अंदर जो ऑक्सीजन और हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनकी कंटेंट देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या है, लेट O2 जो है हमारे पास वो कितना प्रेजेंट है, O2 हमारे पास है 1, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, यही होगा, होगा या नहीं होगा। लेट O2 अगर हमारे पास 1 है तो N2 कितना हो जाएगा 4। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या है, इनका एयर के अंदर कंटेंट है। किसके अंदर कंटेंट है, एयर के अंदर कंटेंट है। लेट जो हमारे पास जो O2 है वो कितना है, 1 है, ठीक है, एयर के अंदर 1 मोल है, तो नाइट्रोजन कितना मोल हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 मोल हो जाएगा। और इन दोनों को मिला देते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है। इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करते, तो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिहेव लाइक ए सॉल्यूशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन का हमने 1 मोल मान लिया और नाइट्रोजन का कितना मोल मान लिया, भाई नाइट्रोजन का हमने मान लिया है 4 मोल, मानना पड़ेगा क्योंकि 1:4 की रेशो में, ये रहा 1:4 की रेशो में, ठीक है भाई 1:4 की रेशो में है, तो हो गया। अब टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन एयर, टोटल मोल कितने हो गए भी, टोटल मोल हो गए 4 और 1 5, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर है उसके अंदर हमने टोटल क्या है, ऑक्सीजन का मोल 1 ले लिया, तो नाइट्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे 4, इन दोनों को मिलके एयर के अंदर भी सॉल्यूशन बनता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तो ये दोनों सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। जब ये दोनों सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं तो इनके टोटल मोल कितने हो गए 5। अब टोटल मोल 5 हो गए, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, वाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स 5, कितने आ गए भाई 0.2 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना, कैसे भी निकाल लो दोनों तरीके से, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.8, या एक में से माइनस कर देते, ये मोल फ्रैक्शन इन एयर ऑक्सीजन के आगे, ये मोल फ्रैक्शन इन एयर किसके आगे, नाइट्रोजन के। और अभी अभी पीछे का जो न्यूमेरिकल पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन अगर एयर में दिए हुए हैं, अगर मोल फ्रैक्शन एयर में दिए हुए और उनका पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उनको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रेशर से। बताया था अभी क्या बताया था। अब मुझे क्या मान लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना, तो क्या करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर मल्टीप्लाई में पी टोटल। बताया था यही फॉर्मूला, आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था। तो अब क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर तो 0.2 है, मल्टीप्लाई में पी टोटल, टोटल प्रेशर इन्वायरमेंट का कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे किस में लेंगे, 1 बार में ले लो या किसी में भी ले लो, वो आपकी इच्छा है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार में ले लिया, तो कितना आ गया 0.2 बार आ गया, कितना आ गया अभी 0.2 बार हो गया। रियल में इन्वायरमेंट का प्रेशर 1 बार के इक्वल माना जाता है, हो गया। अब क्या करोगे भाई, नाइट्रोजन के भी मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर मल्टीप्लाई में पी टोटल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितने थे 0.8, मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर इन्वायरमेंट का कितना 1, तो ये भी कितना आ गया 0.8 बार। ये लीजिए अभी दोनों के पार्शियल प्रेशर आ गए या नहीं आ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गए हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आने के बाद इसने मोल फ्रैक्शन निकलवाया, क्या निकलवाया है, मोल फ्रैक्शन। और वैसे भी मोल फ्रैक्शन ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो हेनरी कांस्टेंट दिए हुए ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, उनकी यूनिट देखिए, दोनों की टोर दी हुई, और टोर किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। जब भी हेनरी कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर की टर्म के बराबर दी हुई हो तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन, बताया था। अब प्रेशर ऑफ O2 लोगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यही लेना बस, और तो कुछ है ही नहीं।
आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। अब रेशो देखिए किस किस की निकालनी है, रेशो निकालनी, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर सोलुबिलिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की रेशो निकालनी है, उनके मोल फ्रैक्शन की रेशो निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन लेके उनकी रेशो बना लेते हैं। यहां पे ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में हेनरी कांस्टेंट। ये हो गया अपॉन में हेनरी कांस्टेंट हो गया। अब आप क्या करोगे भी, अब कुछ नहीं करना है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों की रेशो बनानी है, तो यहीं पे रेशो बना दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्या फॉर्मूले बन चुके हैं अभी, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में KH ऑफ O2, KH ऑफ O2 लिखना पड़ेगा अभी, KH ऑफ O2। ये वाला जो KH है ये किसके लिए है, O2 के लिए है। ये वाला जो KH है किसके लिए, O2 के लिए, KH ऑफ O2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और ऊपर क्या आ जाएगा, KH ऑफ नाइट्रोजन, यही आएगा। ये लीजिए भी हो गया सब कुछ। अब सबकी वैल्यू रख दो जो जो आपके पास है। आप कहोगे सर सब कुछ है, तो बना देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इन दोनों की रेशो बनाती है, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 कितना आया था, 0.2 बार आया था, लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में KH ऑफ नाइट्रोजन, KH ऑफ नाइट्रोजन कितना अभी, KH ऑफ नाइट्रोजन ये रहा कितना है, 6.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁷ है भी, ये 10⁻⁷ है, तो लिख लेते हैं 6.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁷, और टोर में है ये, लिख लेते हैं भाई टोर में, ये लीजिए भाई हो गया। डिवाइड में क्या, मोल हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 3.3 मल्टीप्लाई में 10⁻⁷। ठीक है, ये किस में था, टोर में था। मल्टीप्लाई में क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना निकाला था, 0.8 बार, ये लीजिए अभी 0.8 बार। ये देखिए अभी बार से बार कैंसिल, टोर से टोर कैंसिल, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक लो या बार लो। अब आप क्या करोगे अभी, 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कैंसिल, और आप सोल्व कर लेना अभी, तो रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। ये था भाई क्वेश्चन, बताओ क्या था इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां स्टार्टिंग से लेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मान लिए तो नाइट्रोजन के मोल्स 4 हो जाएंगे, टोटल मोल 5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। फिर पार्शियल प्रेशर बना लिए दोनों के, क्यों, क्योंकि हमें पता है इन्वायरमेंट का टोटल प्रेशर पता है। पार्शियल प्रेशर बनने के बाद दोनों के फॉर्मूले लगा के डिवाइड कर दिया। ये था भी, आप एक बार देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो ये आपका हो जाएगा। ये थे भी आपके हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल तो और भी बहुत हैं, लेकिन जैसे आपका चैप्टर ओवर होगा, मैंने आपसे कहा था कि एंडिंग में जरूर से भी जरूर आपके पास क्या लेके आएंगे, जरूर से भी जरूर एक प्रॉपर न्यूमेरिकल की सीरीज और एक थ्योरी की, पूरा मैराथन लेके आएंगे, 2 मैराथन। ओके, ये हमारे पास था। आगे देख लेते हैं अभी, और नेक्स्ट ये लीजिए अभी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा। जब भी आपको क्वेश्चन को पढ़ के फॉर्मूला लगाना आ गया, समझो हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल सोल्व होने लगे, क्योंकि हेनरी लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे टाइप के बनते भी, बहुत सारे टाइप के, मैंने हर टाइप के कवर अप किए हैं। सबसे पहले तो आप फर्स्ट टाइप वाले कीजिए, फिर सेकंड टाइप वाले कीजिए। न्यूमेरिकल लगभग सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, ये कोई ज़्यादा नहीं। ये कह रहा है सोलबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, फिर से पूछ लिया, सोलबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 2.43 मोल पर लीटर, मतलब इसने कंसंट्रेशन दे दी है, पहले से ही क्या दे दिया है, कंसंट्रेशन दी है, सी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.43 मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी दी हुई है, मोल पर लीटर। ठीक है, इस बार मोलरिटी की टर्म में दे दी है अभी। उसके बाद कह रहा है एट 298 केल्विन एंड प्रेशर जो दिया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर कितना दिया हुआ है, जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है। ठीक है भाई, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है, तो इतना तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालनी है। फिर से ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी कितने प्रेशर पे, अब फिर से कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, लेकिन इस बार जो प्रेशर वो चेंज कर दिया गया, कितना चेंज कर दिया गया, 0.2 एटमॉस्फेरिक। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन फिर से किस में निकालनी पड़ेगी, जब ऊपर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी हुई है, तो यहां पे भी आपको मोल पर लीटर में दी हुई है।
अगर मोल पर लीटर में दी हुई है कंसंट्रेशन, तो मैंने कहा था कंसंट्रेशन जब मोल पर लीटर में मोलरिटी की टर्म में हो तो फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मास की टर्म में हो, अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहा था, मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वैसे ही सेम कंसंट्रेशन ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये दोनों फॉर्मूले एक साथ चलते हैं। और जब मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेते हैं तब फॉर्मूला चलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये तीन फॉर्मूले मेजरली काम करते हैं हेनरी लॉ के ऊपर। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, ये भी अभी अभी किया था, ये अभी तक आगे न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे। तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हेनरी कांस्टेंट लगा दिया था यहाँ पे भी, थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल किया था। C इक्वल टू KHP किया था। इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर कैसे है आप कहोगे सर कैसे है, चलो देख लेते हैं एक बार। इसको हटा देता हूँ, C इक्वल टू KHP, ये लीजिए C इक्वल टू KHP लगा लेते हैं एक बार फॉर्मूला, ठीक है। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है रख लो यहाँ पे 2.43 मल्टी इतनी दी हुई है इक्वल टू KH मल्टीप्लाई में प्रेशर कितना दिया हुआ था भाई यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पे पहले वाला जो ये दिया हुआ ना ये सिर्फ हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए, तो हेनरी कांस्टेंट कितना आ गया 2.43 और क्या आ गया एटमॉस्फेरिक, वैसे इसके नीचे भी आ जाएगा, लगाना चाहो तो लगा लेना, नहीं तो 2.43 आ गया। और यूनिट के साथ अगर लगाना चाहूँ तो क्या आएगा अभी, यूनिट के साथ अगर लगाना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, लिख देता हूँ, यूनिट के साथ लगाना चाहूँ तो KH इज इक्वल टू 2.43, मोलरिटी की क्या यूनिट थी, मोल पर लीटर, और ये एटमॉस्फेरिक भी उधर जाके किसका हो जाए, एटमॉस्फेरिक इनवर्स। ये आ गया अभी हेनरी कांस्टेंट। देखिए हेनरी कांस्टेंट की यूनिट कुछ स्पेशल आई है, आ गया नहीं आ गया, क्योंकि KH ये मोल पर लीटर था ही, ये एटमॉस्फेरिक इधर नीचे आएगा तो एटमॉस्फेरिक इनवर्स हो गया KH। तो पहले वाले से तो सिर्फ KH निकालना था, उस KH को सेकंड वाले में अप्लाई कर दो, बस इतना ही है। सेकंड में फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू KHP, यही है। प्रेशर चेंज हो चुका है, कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, तो कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KH कितना आया था 2.43 मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेरिक इनवर्स, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में क्या है अभी, मल्टीप्लाई में है प्रेशर। प्रेशर इस बार कितना कर दिया इन्होंने 0.2, आपको भी सर 0.2 एटमॉस्फेरिक हो गया। ये लीजिए एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2.43 मल्टीप्लाई में 0.2, वापस क्या यूनिट बच गई भी, मोल पर लीटर। देखिए कंसंट्रेशन की टर्म में ही आ गया नहीं आ गया, मोलरिटी की टर्म में ही कंसंट्रेशन आ गई या नहीं आ गई, मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है। ये लीजिए अभी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल किए भी थे इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल लगभग आप कर चुके हो, हर टाइप के न्यूमेरिकल कर चुके हो। ओके, ये था भाई हमारे पास हेनरी लॉ के बारे में। अब हमारे पास हेनरी लॉ के बारे में एक लास्ट चीज बचती है जो इस बार के CBSE के एग्जाम में आया था, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेशन है, बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है, कुछ अलग नहीं है, पूछे तब भी, और नीट में 2-3 बार पूछ चुका, अभी कैसे पूछेगा वो भी बता देंगे, ठीक है। तो हेनरी लॉ की एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एप्लीकेशन से तो क्या है, एप्लीकेशन तो सीधा सा मतलब है क्या फायदे हैं। हमने पढ़ रखा है कि जितनी ज्यादा अमाउंट में आप गैस डिजोल्व करना चाहते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगा दो, अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही तो पढ़ा है हेनरी लॉ ने। तो आप जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उनको खोलते हो तो उनमें से क्या है, गैस बाहर निकलती है या नहीं निकलती, क्यों, जब हमने उसको कैप लगाई थी उसको बंद किया था, उसमें हाई प्रेशर था, ठीक है। आपने ये बोतल है, मान लेते ये बोतल है, ये बंद है, इसमें प्रेशर यहाँ पे हाई है, देखना कंप्लीटली भरी हुई नहीं होती, ऊपर से थोड़ी सी खाली होती है, यहाँ पे प्रेशर हाई है। अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये लिक्विड है, इसके अंदर बोतल भरी हुई है, इस लिक्विड के अंदर और इस लिक्विड में जो डिजोल्व्ड गैस है वो, और जो इस थोड़ी सी स्पेस खाली होता है देखना लिक्विड उसमें बोतल में ऊपर, यहाँ पे भी गैस है, इन दोनों के बीच में इस गैस के प्रेशर में और जो लिक्विड में डिजोल्व्ड गैस है इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटल्ड है अभी। अब क्या हुआ, जैसे आपने ये कैप हटाई, कैप हटाते ही क्या है, ये प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, अभी तो ये कैप के कारण ये प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे ही कैप हटाओगे यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, अब ये कैप हटा दी हमने, कैप हटाते ही इन्वायरमेंट के बराबर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ये आपने कैप हटा दी है। अब यहाँ का जो प्रेशर है वो इन्वायरमेंट के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे जो हाई प्रेशर पे गैस थी वो इन्वायरमेंट में चली गई,
इन्वायरमेंट में फैल गई, फैलने के कारण क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब यहां पे इन्वायरमेंट का प्रेशर काम करेगा, तो यहां पे ऑक्सीजन पहले किसके अकॉर्डिंग डिजोल्व थी, यहां जो प्रेशर था उसके अकॉर्डिंग। यहां का प्रेशर कम होते ही यहां पे जो गैस डिजोल्व थी वो इसमें से बाहर निकलेगी और अपने आप को तब तक बाहर निकालती रहेगी जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम किसके अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं हो जाता, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग दोबारा से इन दोनों के बीच में क्या मेंटेन नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें हाई प्रेशर होने के कारण गैस बाहर निकलती है जो अपने साथ कभी कभी कुछ लिक्विड को भी लेके आती है। तो आपसे पूछा जाता है लिक्विड बाहर क्यों आता है जब हम सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं, तो हमें यही जवाब देना है क्योंकि वहां पे प्रेशर हाई होता है। जैसे ओपन करते हैं तो प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, इन्वायरमेंट प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो गैस उसमें से जो डिजोल्ड गैस है वो उसमें से बाहर निकलती है टू सेट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द गैस विच इज डिजोल्ड इनटू द लिक्विड एंड दैट गैस व्हेन रिलीज फ्रॉम द लिक्विड देन इट टेक्स सम लिक्विड विद इटसेल्फ, अपने साथ कुछ लिक्विड लेके बाहर आ जाती है। ये था भाई। अब क्या हो गया अभी हमारे पास, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स में या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स में जो गैस भरी जाती है वो किसके कारण भरी जाती है, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो गैस भी ज्यादा डिजोल्व होगी। वही तो फॉर्मूला लग रहा है। तो इन कोल्ड ड्रिंक बोतल्स, इन कोल्ड ड्रिंक पैकिंग, यही तो फॉर्मूला लग रहा है। तो मास ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वहां पे प्रेशर का ही तो काम किया उन्होंने, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके ज्यादा गैस को डिजोल्व कर दिया, तो वहां पे यही तो लग रहा है। तो पहली एप्लीकेशन ये है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, दूसरी है इन हिली एरियाज। इन हिली एरियाज, हिली एरियाज के अंदर क्या होता है अभी, हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनको एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है एनोक्सिया। नेम ऑफ द डिजीज विच इज प्रेजेंट इन द हिली एरिया पीपल्स। तो कौन सी डिजीज होती है, एनोक्सिया। क्यों होती है अभी एनोक्सिया, कैसे होता है वो भी देखिए। हम क्या करते हैं अभी हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अब आप कोई मुझे बताने वाला होगा कि हम ऑक्सीजन को इनहेल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू CO2। ये हमारी बॉडी है, छोटी सी बॉडी होती है, ये लीजिए। यहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत सारा ऑक्सीजन है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के कारण ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली जाती है, पहुंच गई। तो हाई प्रेशर के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। तो वही फॉर्मूला लगा या नहीं लगा, हायर द अमाउंट ऑफ प्रेशर हायर विल बी द गैस डिजोल्व इनटू द लिक्विड। और ब्लड क्या है, प्रेशर लिक्विड ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिजोल्व हो गई। और ये ऑक्सीजन जैसे ही पहुंचा, ये किस में चेंज हो गया, CO2 में। जैसे ही CO2 में चेंज हुआ, हमारी बॉडी में थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे CO2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन्वायरमेंट में तो अनलिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे CO2 बहुत कम होता है। तो इन्वायरमेंट की कंपेरिजन में हमारी बॉडी का स्पेस कम होने के कारण वहाँ पे CO2 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे CO2 का प्रेशर हाई हो जाता है। CO2 का प्रेशर हाई होगा तो कहाँ चलेगा, ये हमारी बॉडी को छोड़कर किसकी तरफ चल जाएगा, इन्वायरमेंट की तरफ चला जाएगा। इसलिए हाई प्रेशर होने के कारण ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और बॉडी के अंदर CO2 का हाई प्रेशर होने के कारण हम उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे भी हेनरी लाई काम कर रहा है। लेकिन जो हिली एरियाज में जाते हैं लोग, जो हिली एरियाज में रहते हैं, वहां पे इन्वायरमेंट का प्रेशर ही कम है। इन्वायरमेंट का प्रेशर कम होगा तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर भी क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। ऑक्सीजन प्रेशर लो होगा तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम अमाउंट में डिजोल्व होगा। कम अमाउंट में डिजोल्व होगा तो उनको क्या है, उनकी थोड़ी सी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए उनको एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम होता है अनोक्सिया। क्या नाम होता है, तो इन हिली एरियाज एयर प्रेशर इज लो, सो ड्यू टू लो एयर प्रेशर ऑक्सीजन डिजोल्व इनटू द ब्लड ऑफ द पीपल विच आर प्रेजेंट इन द हिली एरियाज इज लो। इसलिए जो ब्लड हिली एरिया, जो ऑक्सीजन हिली एरियाज के लोग हैं उनके ब्लड में कम अमाउंट में डिजोल्व होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट का प्रेशर कम है, इसलिए हो गया। तो दूसरा हिली एरियाज में भी एक काम करता है ये ला। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एप्लीकेशन है वो है स्कूबा डाइवर्स। क्या होते हैं भाई स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो अपने साथ क्या करते हैं, अभी ये एक एक चीज पूछी गई है अभी। स्कूबा डाइवर्स अपने साथ क्या लेके जाते हैं, मतलब समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं उनको, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, अब आपने सुना होगा केवल ऑक्सीजन होगी उसमें, अरे कभी भी नहीं। हमेशा सिलेंडर के अंदर ऐसा मिक्सर तैयार किया जाता है जो इन्वायरमेंट के अंदर होता है। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन भी है तो उसमें नाइट्रोजन भी डाला जाता है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये दो चीज़ें मेजरली डाली जाती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, ये ज़्यादा अमाउंट में, ये कम अमाउंट में।
अब हमें पता है हिली एरियाज में ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है, जब आप डेप्थ में जाओगे ना, जैसे समुद्र की गहराई में जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है। क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ता है। तो हम यहाँ पे थे सरफेस पे, यहाँ से गोताखोर नीचे जा गया, नीचे जाने लग गया, नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मैंने कहा था इन्वायरमेंट का प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। क्यों? इन्वायरमेंट के प्रेशर के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। हिली एरियाज वालों में क्या होता है? ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है हमारे ब्लड में। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट का प्रेशर कम है। नीचे जाएंगे तो इन्वायरमेंट का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी। लेकिन सिलेंडर में तो नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी। ऑक्सीजन तो साथ साथ कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीजन तो साथ साथ कंज्यूम हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन कोई कंज्यूम नहीं होगी, हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व फॉर्म में ही रहेगी। जब तक वो नीचे है, समुद्र के डेप्थ में है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही गोताखोर ऊपर आएगा वापस, तो इन्वायरमेंट का प्रेशर पहले, अब वो कहां था? हाई प्रेशर में, अब ऊपर आएगा तो कहां आ गया? वो लो प्रेशर में आ गया। यहां पे वो हाई प्रेशर में था, जैसे ही लो प्रेशर में आएगा तो जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्ड है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर अब नाइट्रोजन ज्यादा हो चुका है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का प्रेशर कम हो चुका है। वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो नाइट्रोजन निकलने की कोशिश करेगी। अगर वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी से निकलती है और उसको निकलने के लिए स्पेस नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर बैंड्स कर देती है। क्या कर देती है? बैंड्स। एक पोजिशन होती है जिसको बोला था बैंड्स, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्या होती है? मे बी डेथ भी हो सकती है, और या फिर हमारी बॉडी में होल्स करके भी वो नाइट्रोजन निकल सकती है, या उसमें बहुत सारे पेनफुल कंडीशन हो जाती है, बहुत सारा दर्द होता है। तो जिसके कारण क्या है, जैसे ही वो नाइट्रोजन के साथ ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में तो वो डिजोल्व हो चुके हैं, जैसे ही वो ऊपर आएगा तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी से रिलीज होने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको इतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा निकलने के लिए, तो वो क्या कर देती है? इट क्रिएट ए सिचुएशन दैट इज नोन एज बेंड। और बेंड पोजीशन में क्या हो जाएगा? बेंड सिचुएशन जब करेगी तो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। तो इसलिए क्या किया जाता है? नाइट्रोजन थोड़ी सी हैवी होती है इसलिए कर रही है वो। अगर वो हल्की होती तो आराम से हमारी बॉडी से चाहे ज्यादा डिजोल्व होगी तो भी दिक्कत नहीं करेगी, आराम से निकल भी जाएगी। इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, पहले तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता था, आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन डाला जाता है, ऑक्सीजन डाला जाता है, और साथ में हीलियम भी डाला जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया था? नीट में ये पूछा गया था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें कौन कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम लाइट वेट की गैस है, इसलिए आसानी से बाहर निकल भी सकती है। इसलिए ये क्या कह रहा है अभी हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, यहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या कह रहा है? ऑक्सीजन सिलेंडर को किससे डाइल्यूट किया गया? मतलब नाइट्रोजन के अमाउंट को कम कर दिया और हीलियम के अमाउंट बढ़ा दी। तो आपसे पूछा जाता है जो स्कूबा डाइवर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको कौन सी गैस के द्वारा डाइल्यूट किया गया? कौन सी गैस के द्वारा? हीलियम गैस के द्वारा। और उस सिलेंडर का मिक्सर में कौन कौन सी गैस होती है, उनकी कितनी अमाउंट होती है वो देख लेते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हीलियम होता है। हीलियम उसके अंदर 11.7% डाला गया भाई, इतना डाइल्यूट कर दिया ताकि हमें नाइट्रोजन कोई साइड इफेक्ट ना करे। अब हम नीचे सर्फ डेप्थ में गए, डेप्थ में जब जाओगे तो हीलियम हमने इनहेल कर लिया, लेकिन वो लाइट वेट की गैस है, आसानी से हमारी बॉडी से निकल सकती है, कोई बैंड पोजिशन क्रिएट नहीं करेगी। और जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है? नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 का 4 गुना लेते हैं, कितना? 56.2% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का 2 टाइम्स लेते हैं 32.1%। तो आपको ऐसे याद रखना है इसका मिक्सर। ऑक्सीजन 16 है, 2 गुना लेना। नाइट्रोजन 14 होता है उसका मोलर मास, उसका 4 गुना 56.2%, 32.1, और रिमेनिंग जो बच गया वो 11.7%। ये थी भी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ड्रिंक बोतल में, इन हिली एरियाज में पीपल सफर्ड फ्रॉम ए डिजीज दैट इज नोन एज अनोक्सिया ड्यू टू लो एयर प्रेशर, एंड द स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर इज डाइल्यूटेड बाय द हीलियम ड्यू टू हाई प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द डेप्थ ऑफ द सी। अगर वो सी में इसी सिलेंडर को लेके गए जिसमें हीलियम नहीं है तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा, और ऑक्सीजन हैवी गैस है, जब वापस सरफेस पे आएगा तो इन्वायरमेंट का प्रेशर कम होगा, तो हमारी बॉडी से वो गैस वापस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और वो निकलने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में बेंडिंग पोजीशन क्रिएट कर देगी, जिसके कारण हमारी बॉडी में हमें क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। ये था भी हेनरी लॉ, उसके एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे अब वेपर प्रेशर के ऊपर। बहुत जल्द आपका 5 से 6 लेक्चर में और मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, फिर 2 मैराथन। अब आपकी रेगुलरिटी नहीं छोड़ेंगे भी,
थोड़ा सा टाइम और देना मुझे, बस 10 से 15 दिन, अभी एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो आएगा। उसके बाद आपका जो टाइम होगा ना वो रेगुलरिटी में पर डे आपको एक वो मिलेगी। बहुत जल्द आपका सिलेबस भी ओवर करवा दिया जाएगा और रिविजन भी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।